गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। हमने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था कि किस प्रकार से प्लासी का युद्ध एक भगदड़ था और जिसमें सिराजुद्दौला को षड्यंत्र के तहत हरा दिया गया और मीर जाफर को नए नवाब के रूप में स्थापित किया गया। आज हम मीर जाफर के कार्य को देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे किस प्रकार से मीर जाफर को भी कंपनी जो है उसको हटा देता है, आखिर वो परिस्थितियां कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये जान जाएं कि सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटा देना षड्यंत्र के विधि से, इसको बंगाल की प्रथम क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और अब देखिए कि आप लोग देखे थे कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और 23 जून 1757 के तुरंत बाद यानी मात्र एक सप्ताह बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो यह स्वाभाविक ही बात था कि जब बंगाल का नवाब मीर जाफर जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को बनाएगा तो आखिर कंपनी इससे क्या चाहता होगा, ये पहले से ही तय था। तो मीर जाफर इस नवाब बनने के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से कृतज्ञता अंग्रेजों के प्रति जाहिर किया, आप इसके पॉइंट को देखते देखते बढ़िया से समझेंगे। अब देखिए पहली पॉइंट में लिखा है कि क्लाइव को 24 परगना दे दिया गया। 24 परगना कलकत्ता के बगल का अभी भी एक डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट पूरे क्लाइव को दे दिया गया। किस रूप में? पारितोषिक, घूस या उपहार, आपको जो कहना है वो कह लीजिए। मीर जाफर जो है 24 परगना का क्षेत्र क्लाइव को दे दिया। उसके बाद उतना सही रुका नहीं, क्लाइव को उस समय का सेना अधिकारी बंसी टाट को और नौसेना, जो आपको हम बताए थे कल कि मद्रास से नौसेना आया था जो कि कलकत्ता को जीता, जिसका नेतृत्व वाटसन भी कर रहा था, वो नौसेना को, क्लाइव को, बंसी टाट को और नौसेना को, सभी को मीर जाफर बड़े पैमाने पर घूस दिया, खुश करने के लिए। उसको उपहार समझे या घूस समझे, उन लोगों को खुश करने के लिए मीर जाफर अपनी तिजोरी को पूरा खोल दिया। तो देख लिए, क्योंकि मीर जाफर के अपनी शक्ति से तो बना नहीं था, तो उसको यही काम करना था कि दूसरे को खुश करना था और खुश करने के लिए अपना खजाना खोल दिया। दूसरा पॉइंट में देखिए बंगाल की, और जब मीर जाफर खजाना खोला तो अंग्रेजों का भी कोई दायित्व बनता था। तो अंग्रेज ने उसको जो है एक प्रकार से सूडो आश्वासन दिया कि चलो ठीक है, बंगाल में जितने सारे फ्रांस की बस्ती है वो आपके अधीन हम कर देंगे। किसके अधीन कर देंगे? यानी मीर जाफर के अधीन कर देंगे। क्या कर देंगे? तो फ्रांसीसी बस्ती। तो फ्रांसीसी बस्ती क्या अंग्रेजी कंपनी का थोड़े नहीं था, लेकिन वो ऐसी कूटनीति स्थिति में पहुंचा हुआ था। आपको इसी समय आप बताते हैं, जब आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध को हम बता रहे थे, उस समय आप लोग वहां पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, तो उसी का एक काल है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी अंग्रेज जो है हावी रहा था फ्रांसीसी पर, और उसमें सप्तवर्षीय युद्ध भी चल रहा था जहां पे कि ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया था। तो इसलिए उसकी स्थिति अच्छी थी, इसीलिए बंगाल प्रांत में जो भी बस्तियां था वो किसको सुपुर्द कर दिया? नवाब को सुपुर्द कर दिया। नवाब को थोड़ा अच्छा लगा होगा। लेकिन और देखिए क्या क्या आई, मीर जाफर ने अपनी कृतज्ञता यहीं तक नहीं रोका और आगे बढ़ा। अंग्रेजों को खुश करने के लिए मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों प्रांत जो था उस समय का सम्मिलित था, सभी क्षेत्र में फ्री व्यापार करने का परमिशन दे दिया। ये बहुत बड़ा ये पॉइंट था। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री व्यापार करने का परमिशन किसने दिया? तो मीर जाफर ने दिया। मीर जाफर किस प्रकार से बंगाल का नवाब बना? तो बंगाल की प्रथम क्रांति के तहत बना, जो कि एक षड्यंत्र था। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि यह पहली बार भारत में यहाँ से धन निष्कासन जैसी समस्या उत्पन्न हुआ, क्योंकि मीर जाफर एक योग्य नवाब नहीं था। अतः अंग्रेज इसको भली भांति बढ़िया से समझ चुका था, और अब जो है वो कंपनी जो पहले सिर्फ व्यापार करता था और व्यापार में किसी तरह से अपना घाटा भी कभी कभी सहता था और कुछ लाभ अगर पा सके तो
उसमें भी वो खुश रहता था। वह कंपनी आज मालो माल हो गया और यहाँ से अतिरिक्त पूंजी उठा करके कहाँ ले गया, अपने देश को ले गया, इंग्लैंड को ले गया। तो यहीं से अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि धन निष्कासन का अगर स्रोत या प्रारंभिक बिंदु कहीं से देखना है तो कहाँ से देखने के लिए मिलेगा, तो ये मीर कासिम के नवाब काल से मिलेगा। यहाँ से साफ दिखने लगा कि इंग्लैंड किस प्रकार से यहाँ का जो धन है, भारत का जो धन है, इंग्लैंड ले जाने लगा। इसके पहले इंग्लैंड को अपना सोना लाना पड़ता था भारत के साथ व्यापार करने के लिए, और भारत का व्यापार पक्ष झुका, भारत के पक्ष में व्यापार झुका हुआ रहता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं था, क्योंकि बंगाल खुद ही क्या बताए थे, ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी था, और खासकर और उसके साथ साथ मीर जाफर जैसा भ्रष्ट नवाब भी उसको साथ में मिला। तब जाके धन निष्कासन जो है यहाँ से प्रारंभ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना। तो धन निष्कासन प्रारंभ हो गया यहाँ से। उसके बाद देखिए, मीर जाफर को कर्नल मालेसन बोलता था कि ये सोने का बोरी है, जब इच्छा करे इसमें डालो और रुपया इससे निकाल लो। ठीक है, तो कर्नल मालेसन उसको क्या कहता था, सोने का बोरी कहता था। और मीर जाफर का स्थिति इतना मतलब भ्रष्ट हो गया था कि लोग इसको क्लाइव का गीदड़ कहने लगा था। तो आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नल मालेसन इसको क्या कहा है, तो कर्नल मालेसन ने इसको सोने का बोरी कहा है। और ये क्या कहा जाता था, तो क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर भ्रष्टाचार कूट कूट कर भर गया था। अच्छा, अब देखिए, आप लोग को भी पता है जब खजाना उस समय तक साथ में आएगा जब तक उसके पास खजाने में कुछ रहेगा। ये इतना भ्रष्ट था, इतना लोगों को खुश करने में लगा हुआ था कि इसका खजाना जल्दी समाप्त हो गया, और कई जमींदार और कृषक इससे प्रताड़ित हो गए, इसके विरुद्ध हो गए। अब इसके पास उतना पैसा रहा नहीं अंग्रेजों और कंपनी को देने के लिए। तब जो है अंग्रेज के मन मुताबिक ये अब सूट नहीं करता था। तो अंग्रेज भी अब यही चाहता था कि ऐसे मीर जाफर को नवाब बना के रखने से क्या फायदा, जो कि हमको कुछ दे ही नहीं पाता है। क्योंकि अंग्रेज को तब लत लग गया था बड़े पैमाने पर घूस और उपहार लेने का। अब मीर जाफर के खजाने में था नहीं, तो ऐसे में वो मीर जाफर को हटाने का अंग्रेज फिर से षड्यंत्र रच दिया। कैसे रच दिया, वो क्या किया कि मीर जाफर का एक दामाद है जिसका नाम मीर कासिम है, उसके साथ एक संधि कर लिया, और मीर जाफर का पद ज्यों का त्यों छोड़ दिया, नवाब का पद ही छोड़ दिया। और मीर जाफर को यह कहा गया कि आप नवाब के पद पर बने रहिए, लेकिन आपके पास प्रशासनिक अधिकार नहीं रहेगा। सारा अधिकार किसके पास रहेगा, मीर कासिम के पास रहेगा। तो यह स्वाभाविक बात है, बिना शक्ति के पद को सुशोभित करना किसी के लिए अपमानजनक बात होती है, जो मीर जाफर को भी पसंद नहीं आया। अंत में मीर जाफर क्या करता है, अंत में मीर जाफर एक बेकार का कोशिश कह सकते हैं करता है, डचों को अपने साथ मिलाता है और अंग्रेज के साथ जो है टक्कर लेने की कोशिश करता है। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि मीर जाफर किसके साथ मिलकर के अंग्रेज को चुनौती दिया, तो उन्होंने डचों को अपने पक्ष में करके अंग्रेजों को चुनौती देने की कोशिश किया। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि 1759 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बेदरा का युद्ध, और बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने बुरी तरह से परास्त कर दिया। तो इसका यह भी कोशिश समाप्त हो गया, और अंग्रेजों का वो समझौता, मीर कासिम का समझौता कामयाब हुआ। मीर जाफर खुद ही नवाबी पद छोड़ दिया, और मीर कासिम जो है अब नवाब की गद्दी पर बैठ गया। तो हम अब मीर कासिम के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मीर कासिम नवाब की गद्दी पर बैठा, और उसके समय में बक्सर का युद्ध किस प्रकार से हुआ, और मीर कासिम को कब हटाया गया। ठीक है, अब जो है हम मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहली क्रांति को देखा था कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला से नवाब की गद्दी को लेकर के किसको दिया था, मीर जाफर को दिया था। अब दूसरी बार क्या हुआ, मीर कासिम ने बेंसी टाट से समझौता किया। मीर कासिम ने बेंसी टाट से समझौता किया, और जो है ये बेंसी टाट के समझौता के अनुसार ये क्या हुआ, बंगाल का नवाब बना। क्या बना, बंगाल का नवाब बना। और इस बंगाल के नवाब बनने की प्रक्रिया को बंगाल की दूसरी क्रांति कहा गया। पहली क्रांति
मीर जाफर का गद्दी पर बैठना सिराजुद्दौला के स्थान पे, और दूसरी क्रांति मीर जाफर के स्थान पे मीर कासिम का बनना नवाब। तो ये तो क्लियर हो गया, दो क्रांति, बंगाल की क्रांति समझ गए होंगे। अच्छा, मीर जाफर और मीर कासिम में फर्क क्या रहा? मीर जाफर एक भ्रष्ट व्यक्ति था और वो जो है हमेशा अंग्रेजों के अधीन ही कार्य करना चाहता था, इसलिए उसके शासनकाल में काफी प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ था। लेकिन इसके समय में ये मीर जाफर के जैसा ही अंग्रेजी कंपनी एवं अधिकारियों को घूस और उपहार दिया जरूर, लेकिन इसके मन में हमेशा ये बात था कि इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से और इसको कमजोर नहीं किया जाए, नवाब के पद को कमजोर नहीं किया जाए। अर्थात कहने का मतलब यह था कि यह प्रशासनिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करने वाला नवाब था। कौन? मीर कासिम। तो ऐसे में मीर कासिम ने क्या किया? लोगों को बड़े पैमाने पर पैसा दिया, अधिकारियों को, कंपनी को, ताकि वो इसके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किए। इसके अलावा भी वो दिया, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव कंपनी को दे दिया कि चलो ठीक है आप ले लो, लेकिन प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना। तो आप अभी तक ये समझ गए कि मीर कासिम की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी क्या थी। कभी भी उसके बारे में यदि किसी के बारे में आप टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको प्रकृति को एक बार अगर समझिएगा तो उसका सारे काम को समझने में इजी होगा। मीर जाफर एक भ्रष्ट व्यक्ति था और योग्य नहीं था। मीर कासिम योग्य व्यक्ति था और प्रशासन में सुधार चाहता था। इतना सा समझने के साथ ही सारा हम बात आगे समझ जाएंगे। अब कैसे कैसे इसका काम को देखिए, इसके कार्य को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहला कार्य क्या किया उन्होंने? 1762 ईस्वी में उसकी राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी। आप लोग को मालूम है कि प्रारंभ में बंगाल की राजधानी ढाका था और मुर्शिद को लिखा उसको मुर्शिदाबाद किया था। उसके बाद से अभी तक यानी मीर जाफर तक मुर्शिदाबाद ही था, लेकिन मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर लेके आया। इसके पीछे कारण था कि कलकत्ता क्षेत्र में कंपनी के काफी दबदबा बढ़ चुका था, इसलिए उससे वो हटा करके मुंगेर लेके आया जो कि बिहार में है, ताकि प्रशासनिक हस्तक्षेप कम हो। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये उन्होंने 1762 ईस्वी में यह काम किया। जैसे ही वह मुंगेर लेके आई राजधानी, उन्होंने एक अगला कदम उठाया 1763 ईस्वी में। वो जो था उन्होंने दस्तक प्रथा को खत्म कर दिया। और ये दस्तक प्रथा जो है, ये दस्तक प्रणाली जो है, कंपनी को अधिकार मिला हुआ था। आप लोग को हम बताए थे जब ब्रिटिश कंपनी का स्टेबलाइज हो रहा था तो फर्खुशियर का एक फरमान आया था 1717 ईस्वी का। उसमें कंपनी ने फरमान दिया था, इसको कंपनी को फरमान दिया था फर्खुशियर ने कि वो अधिकार उसके पास है, कंपनी के पास, कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि में क्या करे, व्यापार कर सकता है। उसके लिए वो दस्तक था। तो वो दस्तक का जो है मिसयूज हो रहा था, कंपनी मिसयूज कर रहा था। कैसे मिसयूज कर रहा था आपको मैं 1 मिनट में बता दूं कि कंपनी के पास जो दस्तक प्रणाली का अधिकार था वो खुद का अपना व्यापार तो करता ही था और लाभ कमाने हेतु अपने दस्तक को अन्य व्यापारियों जो कि गैर ब्रिटिश अर्थात भारतीय इत्यादि व्यापारी भी होते थे उसको बेच देता था, जिससे नवाब को कोई टैक्स नहीं मिलता था। यानी कि व्यापार से जो टैक्स वास्तव में आना था वो नवाब के पास नहीं आता था, बहुत नगण्य मात्रा में आता था। तो ऐसे में उस व्यापार और उस प्रणाली से इसको कोई लाभ था नहीं। इसमें तो सिर्फ भारतीय ही पीछे जा रहे थे और मीर कासिम इस बात को भली भांति समझता था। तो इसलिए वो क्या किया कि अंग्रेजों की ये दस्तक प्रणाली का अधिकार को वो समाप्त कर दिया। बहुत बड़ा बात किया। तो दस्तक प्रणाली पूछेगा आप लोग से कि दस्तक प्रणाली समाप्त किसने किया, तो आंसर होगा मीर कासिम होगा। क्यों किया? क्योंकि उसमें अंग्रेज लोग लाभान्वित थे और भ्रष्टाचार भी कर रहे थे। और ये पूछेगा कि मुंगेर राजधानी किसने लेके आया, तो मीर कासिम ने लेके आया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब देखिए उसी के हिसाब से मीर कासिम अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम किया। ये क्या क्या? भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास किया। यह तो स्वाभाविक है, दस्तक प्रथा बंद करने के साथ ही यह पता चल जाता है वो भ्रष्टाचार नहीं चाहता है राजस्व में। तो ये राजस्व में भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास किया। और इन्होंने अंग्रेजी कंपनी की
शक्ति को भली भांति पहचाना था और इसको यह एहसास हो रहा था कि उसको कभी न कभी अंग्रेज से टक्कर लेना ही पड़ेगा, इसलिए ने सेना में भी यह वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। तो सेना में भी वृद्धि भी किया है और सेना में सुधार भी किया। तो सेना में सुधार का तात्पर्य था कि ये जो भारतीय परंपरागत जो सेना थी वो अंग्रेजों के कंपनी की सेना जो आधुनिक तौर पर लैस था उससे टक्कर नहीं लिया जा सकता था। इसलिए मीर कासिम ने यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का क्या किया, अपनी सेना का निर्माण किया, अपनी सेना का विस्तार किया यूरोपीय पद्धति पर। और जो आप लोग दक्षिण में भी देखे होंगे कि जो टीपू सुल्तान भी यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना को बनाया था। तो चलिए और आगे आइए तो इसमें देखिएगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया, सैन्य वृद्धि किया, यूरोपीय पद्धति पर उन्होंने सेना को बनाया और सेना और मजबूत हो जाए इसके लिए इन्होंने मुंगेर में एक कारखाना खोला। मुंगेर में भी राजधानी भी बनाया था, याद रखिएगा। मुंगेर में ही कारखाना खोला तोड़दार बंदूक का। अभी भी मुंगेर बंदूक के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो तोड़दार बंदूक का कारखाना जो है मीर कासिम कहाँ खोला, मुंगेर में खोला। अब इस सारे कार्य को अगर आप एनालिसिस करिएगा तो इससे साफ जग जाहिर होता है कि ये अंग्रेजों के खिलाफ उठ करके सीधा खड़ा हो गया था और अंग्रेजों के कान अब खड़े हो गए थे। यह तय था कि अब जो है अंग्रेज मीर कासिम को नवाब के रूप में देखना नहीं चाहता था, इसलिए इसके साथ युद्ध होना अवश्य भावी हो गया, मतलब अवश्य युद्ध होना ही होना था। और उस युद्ध जो हुआ तो ये 3 युद्ध इसके साथ हुआ है, उसको देखिए तो अब समझ में आएगा। इसका जो है अंग्रेज के साथ इन सारे कारणों के वजह से अंग्रेज इससे खफा हुआ और इसके साथ युद्ध होना शुरू हुआ। और इसके पहले बताऊं, युद्ध के पहले बता दूं कि अब अंग्रेज किसी भी हालत में मीर कासिम को गद्दी से हटाना चाहता था, और वह भी हम बताएंगे भी कि मीर कासिम को गद्दी से हटा भी दिया गया था। तो पहला युद्ध उसका जो हुआ करवा का युद्ध हुआ, यह जुलाई 1763 ईस्वी में हुआ, करवा का युद्ध। और दूसरा युद्ध जो हुआ सितंबर में, उसके 2 मंथ बाद हुआ गिरिया का युद्ध या उधवा नाला का युद्ध कहा जाता है इसको। ये दोनों युद्ध जो है सितंबर में, यानी ये जो जितने युद्ध हो रहे हैं अभी वो दोनों जो युद्ध हुए करवा का या गिरिया उधवा नाला का युद्ध 1763 ईस्वी में हुआ। और हर युद्ध में मीर कासिम अनफॉर्चुनेटली हार गया। तब जब मीर कासिम हारने लगा तो अभी मुंगेर को छोड़ करके आगे जो है पश्चिम की ओर बढ़ा और वो पटना में गया। और पटना में जो वहां के अंग्रेज जो कुछ अधिकारी थे वहां बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा था और वहां पे अंग्रेजी अधिकारियों को प्रत्यक्षता इन्होंने हत्या भी करवाया। लेकिन जब इसका पीछा अंग्रेजी कंपनी की सेना ने किया तो पुनः यह पश्चिम की ओर आगे बढ़ गया। और इसी बीच में आपको बता दें कि मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया। औपचारिक रूप से नवाब के पद से मीर कासिम को हटा दिया गया और पुनः नवाब मीर जाफर को बना दिया गया। और तब तक मीर कासिम भाग करके कहां पहुंचा, अवध के दरबार में पहुंचा। और अवध के दरबार में वहां पे पहले से ही शाह आलम द्वितीय था और अवध का जो नवाब था वो शुजा-उद-दौला उपस्थित था। वहां इन्होंने एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया और बक्सर के युद्ध को अंजाम दिया। दोस्तों हम बताएंगे, इसीलिए अगर टेक्निकल क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आप लोग अब समझ गए होंगे आंसर क्या है। उस समय बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था, न कि मीर कासिम था, क्योंकि मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया गया था। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया। और अब ये देख लिए कि ये 3 युद्ध लड़ने में सारे युद्ध हारने के बाद वो कहाँ चला जाता है, मीर कासिम अवध चला जाता है। अवध का नवाब उस समय का शुजा-उद-दौला रहता है और वहीं पे उपस्थित शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट भी रहता है। और ये तीनों मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण करता है जो पुनः अंग्रेजों को टक्कर देता है बक्सर के मैदान में अक्टूबर 1764 ईस्वी को। लेकिन उसका परिणाम भी वही निकला जो पहले आ रहा था, अर्थात अंग्रेज पुनः जो है
संयुक्त मोर्चा को हरा देता है। और इस बार अंग्रेजों की विजय एक कूटनीतिक विजय नहीं थी जैसा कि प्लासी का था, ये एक सैन्य विजय था। इसलिए इसका परिणाम बड़े पैमाने पर हुआ। इसका परिणाम जो है एक प्रकार से यह तय कर दिया कि भारत पर शासन कौन करेगा। तो हम जो है बक्सर के युद्ध का कारण और परिणाम और इलाहाबाद की संधि है वो हम कल के वीडियो में आप लोग के लिए लेके आएंगे। अभी तक आप यही समझिए कि मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया गया और इतने सारे युद्ध लड़ने के बाद वो बक्सर के युद्ध लड़ा है और मीर कासिम जो है संयुक्त मोर्चा के साथ हार गया है। हम कल जो है आपके सामने बक्सर के युद्ध का कारण, परिणाम और इलाहाबाद की संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग को बहुत मजा आएगा। और अभी हमको ऐसा लगता है कि आप लोग ये मीर जाफर और मीर कासिम के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे। वीडियो को कभी भी आप लोग मेरी वीडियो को कभी भी पूरा देखिए, तब जाके आप लोग को कंसेप्ट और तथ्य के बारे में मजा आने लगेगा। ठीक है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगले दिन आपके सामने पुनः हम उपस्थित होंगे इसके अगले घटनाक्रम के साथ। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।